वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। क्या है, क्यों होती है और ये किस एज की ख़वातीन को हैं जो कि ज़्यादा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी से चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टॉपिक प्रेगनेंसी है ना, इसको आम जुबान में लोग कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी है, यानी ट्यूब में हमल होके जो औरत है ना उसकी बॉडी में एक यूट्रस है जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं। वो अंडेदानियों में भी हो सकती है और वो पेट में भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर किसी ने कंसीव किया है तो क्या अर्ली साइंस बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होंगे? इसमें ट्यूब है ना, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स नैरो हैं, कुछ पार्ट्स थोड़े उसमें स्पेस ज़्यादा है, उनका डायमीटर ज़्यादा है। ये प्रेगनेंसी काफ़ी देर तक अनडायग्नोस्ड चलती रहती है। पेशेंट कंप्लेन करती है कि उनको ऑन एंड ऑफ बहुत सीवियर शार्प पेन होती है पेट में और स्पॉटिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। आज इस एपिसोड को करने का मकसद बहुत ज़्यादा ख़वातीन, बेसिकली अगर हम ये बात करें कि ये आज की एपिसोड सिर्फ प्योरली ख़वातीन के लिए है, तमाम वो जो प्रेगनेंसी से गुजर चुकी हैं या प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाह रही हैं या फिर ड्यूरिंग इस वक्त प्रेगनेंसी के फेज़ में हैं। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत फेमिलियर भी है। कहीं ना कहीं मल्टीपल प्रेगनेंसीज में आपको एक ना ये चैलेंज फेस करना पड़ता है, ये हो जाता है। तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और ये चैलेंज है क्या? सबसे पहली बात तो यह आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये है क्या, क्यों होती है, क्या वजूहात होती हैं, अगर एक बार हो जाए तो क्या ये दोबारा कंसीव कर सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसकी मैनेजमेंट क्या है। एक बहुत बड़ा डिटेल और वास्ट टॉपिक है जिसको आज हमारे साथ डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर किरण ने। डॉक्टर किरण, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण। डॉक्टर किरण, हम जो आज आपके साथ एक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। क्या है, क्यों होती है और ये किस एज की ख़वातीन को हैं जो कि ज़्यादा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी से चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनके। ओके, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना, इसको आम जुबान में लोग कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी है, यानी ट्यूब में हमल होके। देखिए, एक जो औरत है ना उसकी बॉडी में एक यूट्रस है जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, 2 ट्यूब्स हैं और 2 अंडेदानी हैं। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के लिए ट्यूब्स का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं है, यानी यूट्रस में नहीं है और उसके बाहर वो कहीं पर भी मौजूद हो सकती है। वो ट्यूब में भी हो सकती है, वो अंडेदानियों में भी हो सकती है और वो पेट में भी हो सकती है। इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सबसे पहले ये है कि जो ट्यूब्स है ना, इसमें जो एग और स्पर्म है उनका मिलाप होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद यूट्रस के अंदर एक बेड प्रिपेयर होता है जहाँ पर वो एम्ब्रियो उधर से ट्यूब से मूव करता हुआ आता है और यूट्रस पे आके इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये होता है मोस्टली, ये जो हमने देखा है ट्यूब्स में ज़्यादा होती है। ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना, ये मोस्टली देखा गया है कि ट्यूब्स में ज़्यादा होती है क्योंकि वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद किसी प्रॉब्लम की वजह से वो वहाँ से प्रेगनेंसी मूव नहीं करती और वो वहीं पर स्टक हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर किसी ने कंसीव किया है तो क्या अर्ली साइंस बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होंगे? इसमें देखें, डिपेंड करता है। जो ट्यूब है ना उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स नैरो हैं, कुछ पार्ट्स थोड़े उसमें स्पेस ज़्यादा है, उनका डायमीटर ज़्यादा है। अगर तो प्रेगनेंसी नैरो पार्ट पे हो जाती है ना तो वो जल्दी रप्चर कर जाती है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस जल्दी डेवलप हो जाती हैं और वो जल्दी डायग्नोस हो जाती है। लेकिन अगर वो ट्यूब के थोड़े डायलेटेड या मोटे वाले पार्ट में है जहाँ पे उसको प्रेगनेंसी को अकोमोडेट करने की सलाहियत है तो समटाइम्स ये प्रेगनेंसी काफ़ी देर तक अनडायग्नोस्ड चलती रहती है क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें यह है कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट उनका पॉजिटिव होता है। पेशेंट कंप्लेन करती है कि उनको ऑन एंड ऑफ बहुत सीवियर शार्प पेन होती है पेट में और स्पॉटिंग होती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग नहीं होती, आपको दाग लग रहे होते हैं जस्ट। और कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। और अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए जिसमें ट्यूब्स रप्चर कर जाती हैं और सारी ब्लीडिंग होती है पेट के अंदर, उसमें फिर पेशेंट्स जो हैं समटाइम्स क्रिटिकल होकर भी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो एटलीस्ट कोई साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सके अल्ट्रासाउंड या कोई भी कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक है?
इसके लिए ये है कि जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो, आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं जो कि सीरम बीटा HCG लेवल होता है। उससे भी हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट कर सकते हैं। और उसके बाद एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने गायनाकोलॉजिस्ट को विज़िट करें ताकि वो आपका वेजिनल स्कैन कराकर जो प्रेगनेंसी है उसकी लोकेशन को कंफर्म कर सके। अगर हमें यूट्रस में प्रेगनेंसी नज़र नहीं आ रही देन और बीटा HCG लेवल एक मतलब एक्सपेक्टेड अमाउंट से हाई है तो डेफिनेटली एक टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आपकी गायनी के अलावा कोई नहीं बता सकता कि नॉर्मल प्रेगनेंसी ये एक टॉपिक है? डेफिनेटली गायनाकोलॉजिस्ट ज़्यादा इस बारे में बताते हैं क्योंकि अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। एग्जैक्टली ट्रांसवेजिनल स्कैन से पता चलता है। तो अगर ये जो आपने ट्रांसवेजिनल स्कैन बताया जिसको हम TVS भी कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली हमारी आवाम जानती है, जो कि कंसीव कर, अगर आपने TVS करवाया और आपका टॉपिक आ गई तो फिर आपका नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होगी? पेशेंट को कैसे देखिए इसकी जो मैनेजमेंट है ना वो कॉन्जर्वेटिव भी होती है। कॉन्जर्वेटिव का मतलब है ना ही आप कोई मेडिसिन दे रहे हैं ना ही आप सर्जरी कर रहे हैं, जस्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं कि आप किन किन में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। अगर आपका बीटा HCG लेवल 1000 से कम है, ठीक है, और प्रेगनेंसी रप्चर्ड नहीं है, मतलब ट्यूब रप्चर नहीं हुई हुई, पेशेंट को कोई पेन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, और जब आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है जो ट्यूब में है उसमें हार्ट बीट भी नहीं होनी चाहिए, देन आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस आती है जो मीथोट्रेक्सेट होती हैं, और उसका भी क्राइटेरिया है। उसका क्राइटेरिया है कि आपका बीटा HCG लेवल 1500 से कम हो, और कंजर्वेटिव के लिए बीटा HCG लेवल 1000 से कम होना चाहिए। इसके लिए 1500 से कम हो, जो वो सैक है जो प्रेगनेंसी है उसका साइज़ भी 3-4 सेंटीमीटर से कम हो, इसमें हार्ट बीट ना हो, पेन ना हो और ब्लीडिंग ना हो। अगर आपको पेन है, ब्लीडिंग है, आपकी ट्यूब रप्चर कर गई है और आपको हार्ट बीट शो हो रही है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, एंड सैक का साइज 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या बीटा HCG 2000 से ज़्यादा है, देन आपने सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है। सर्जिकल मैनेजमेंट में पहले देखा जाता था कि लेप्रोटमी की जाती थी, पूरा पेट खोला जाता था, लेकिन अब जो भी पेशेंट्स आते हैं मैं उन्हें ज़रूर काउंसल करती हूँ कि आप इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएं, क्योंकि ये कैमरे की मदद से की जाती है और इसका कोई नुकसान नहीं होता। आपने कहा कि लेप्रोस्कोपी से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं टॉपिक प्रेगनेंसी की। एग्जैक्टली। तो लेप्रोस्कोपी क्या है? अच्छा, जो लेप्रोस्कोपी है ना, इसको हम कहते हैं की होल सर्जरी। इसका मतलब ये है कि जस्ट एक मटर के दाने के बराबर एक सुराग से, यानी लेस देन 1 सेंटीमीटर के सुराग से एक कैमरा डालकर पूरा प्रोसीजर कर लिया जाता है। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव ऑफ ओपन सर्जरी। हर वो काम जिसके लिए हम ओपन सर्जरी करते हैं ना, अब उसके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। इसके फ़ायदे क्या हैं लेप्रोस्कोपी के? अच्छा, देखिए जैसे ओपन सर्जरी है, एज नेम शोज़ के ओपन है, पूरा पेट खुलता है, ठीक है, पूरा पेट खुला तो उसकी में ब्लड लॉस भी ज़्यादा है। उसके बाद आपकी टिश्यू की जो हैंडलिंग है वो थोड़ी रफ़ होती है, ऑब्वियसली आप अपने हाथों से कर रहे हो। उसके बाद इसमें रिकवरी टाइम भी ज़्यादा लगता है, आपकी बैक टू रूटीन एक्टिविटीज़ ज़्यादा, मतलब आप जल्दी अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ पे नहीं आते, एटलीस्ट 1-2 मंथ्स आपको लग जाते हैं। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ना, इसमें कैमरे की मदद से हम लोग सारा प्रोसीजर कर रहे हैं, हमारे हाथ अंदर नहीं जा रहे, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो मिनिमम टिश्यू हैंडलिंग है। यानी समटाइम्स हम लोग अनमैरिड बच्चों की ओवेरियन सिस्ट की वजह से कोई सर्जरी करते हैं तो हमें उनकी ट्यूब्स पेटेंट रखनी है, ताकि अभी उनकी शादी हो तो उन्होंने अभी कंसीविंग के प्रोसेस से गुजरना है। और इसमें लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी है वो फ़ायदेमंद इस तरह है कि टिश्यू की हैंडलिंग मिनिमम होती है, तो एडहियंस जुड़ाव नहीं बनता। जबकि समटाइम्स हम लोग ओपन सर्जरी करते हैं और आफ्टर 1 ईयर अगर हम उनका ट्यूब टेस्ट करवा कर देखें तो पता चलता है कि जो ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो गई हैं। क्यों? क्योंकि टिश्यू हैंडलिंग विग्रेस होती है। बिल्कुल। और इसमें लाइक ब्लड अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ब्लड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हार्डली 50 ml से भी कम ब्लड लॉस होता है, और टिश्यू हैंडलिंग बहुत मिनिमम होती है, तो जुड़ाव नहीं होता, आपको पेन नहीं होता, आप बैक अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल एंड अर्ली बैक टू रूटीन एक्टिविटीज़। तो आपने कहा कि टॉपिक के लिए लेप्रो करवाएं और लेप्रो के आपने फ़ायदे बताएं, तो अगर हम टॉपिक के बाद लेप्रो से मैनेजमेंट करते हैं तो नेक्स्ट कंसीविंग हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, देखिए जो
आपने ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें डिफरेंट गाइडलाइंस बुक्स इसमें डिफरेंट आंसर्स करती हैं कि लाइक आफ्टर मिसकैरेज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको 3 मंथ्स का गैप लेना चाहिए मिनिमम, और कुछ बुक्स में या गाइडलाइंस कहती हैं आपको 6 मंथ्स का गैप लेना चाहिए। मैं इसमें पेशेंट को ये कहती हूँ आप तब कंसीव कर सकते हैं जब आप और आपके पार्टनर फिज़िकली एंड इमोशनली स्टेबल है। आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। मतलब इसमें ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप अपने आप को कब रेडी समझते हैं। एग्जैक्टली आप डॉक्टर्स की या बुक रीडिंग के ऊपर ना जाएं कि डॉक्टर ने हमें ये टाइम एग्जैक्टली जो गाइडलाइंस है ना वो मिनिमम 3 मंथ्स कहती हैं, मतलब आपके 3 पीरियड्स हो जाएं उसके बाद आप नेक्स्ट ट्राई करते हैं। आपके डॉक्टर किरण आपने बहुत अच्छे से और डिटेल में ई टॉपिक, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ख़वातीन का सुनते हैं कि उनकी ई टॉपिक प्रेगनेंसी हुई, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सके, इस वजह से उनकी रप्चर हो गई और उसकी वजह से एक ट्यूब उनकी बिल्कुल फीमेल्स की ज़ाया हो गई। तो आपका, अगर हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं तो आपका हमारी आवाम के लिए, जो बच्चे बच्चियाँ देख रहे हैं, उनके लिए क्या अवेयरनेस का मैसेज होगा? अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, अगर आपकी एक ट्यूब रप्चर हो गई ना तो वो आपकी ट्यूब निकलेगी। अगर कोई डॉक्टर आपको ये कहता है ना हम आपको रिपेयर कर देंगे, सो लेस लाइकली आप एक मेक श्योर कि जब भी आप इस तरह की सर्जरी करवाएं ज़रूर लेप्रोस्कोपिक सर्जन को कंसल्ट करें जो ये प्रोसीजर्स करता हो, ताकि वो आपको क्लियर बता सके कि इसमें क्या प्रोसीजर हम करेंगे, ना कि आपको वो कहें कि हम आपकी ट्यूब रिपेयर करेंगे और बाद में जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं कि ट्यूब नहीं है। सो अगर आपकी ट्यूब रप्चर है तो मीन्स आपकी एक ट्यूब तो वेस्ट होगी। अब हमारे पास एक ट्यूब है और एक ट्यूब से भी आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, लेकिन वो ट्यूब ओपन होनी चाहिए। सो उस ट्यूब का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। वो पेशेंट्स जो ब्लाइंडली IUI करवाते हैं और उनके मल्टीपल अटैम्प्ट्स कराते हैं लेकिन उनकी ट्यूब टेस्ट नहीं हुआ होता, तो वो सब वेस्टेज ऑफ मनी है। आपकी एक ट्यूब का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। और एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद नेक्स्ट चांसेस हैं कि 10% उसको दोबारा एक्टोपिक हो और 60% चांसेस हैं कि वो नॉर्मल कंसीव कर सकती है। आपने एक क्वेश्चन मैंने कहा था वाइंड अप है, बस एक क्वेश्चन माइंड में, आपने कहा कि दोबारा चांसेस हैं, तो क्या कोई हम नेचुरल कोई तरीका है जिससे हम ई टॉपिक प्रेगनेंसी से बच सकें, या फिर ये नेचुरल है कि इसके अकरेंस कभी भी हो सकती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ना ऐसा बहुत डिफाइंड कॉजेज़ नहीं है। जो कुछ मेजर कॉजेज़ है ना उसमें यह है कि आप लाइक जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं तो उनको ट्रीट करें। उसकी वजह से समटाइम्स ट्यूब में एडहियंस हो जाती हैं, जुड़ाव हो जाता है और नॉर्मल प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो अगर आपको ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का इशू है तो आप इसको ट्रीट करवाएं। समटाइम्स कुछ डिजीज़ेज़ हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस हैं, ओवेरियन सिस्ट हैं, और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपकी ट्यूब नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही ना, PCOS इसमें आते नहीं। देखें, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना ये मोस्टली ट्यूबल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो हर वो डिज़ीज़ जिसकी वजह से आपकी ट्यूब्स नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रही ना, वो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी करा सकता है। सो उसमें ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है क्योंकि उसमें एडहियंस हो जाती हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, आपकी पहले कोई ट्यूब की सर्जरी हुई हो या कोई भी लेप्रोटमी, फ़र्ज़ करें जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कोई ओवेरियन सिस्ट या फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी करते हैं तो उसमें भी एडहियंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो अगर आपके पेट के निचले हिस्से की कोई सर्जरी हुई है, आपको ट्यूबरक्लोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, कोई एडहियंस है, तो इन सब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ख़वातीन देख रही हैं और ई टॉपिक से गुजर रही हैं या गुजरी हैं तो उनके लिए बहुत अवेयरनेस और फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो भी कि व्हेन यू लॉस अ बेबी, ये एक बहुत बड़ा एक दुख भी है जो एक फीमेल गुजरती है, और सबसे नेक्स्ट ख्याल ही ये आता है कि ये दोबारा तो नहीं होगा मेरे साथ। तो आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, मैं उम्मीद करती हूँ हमारी तमाम नाज़रीन के लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं पेन रिलीफ सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड।